ईरान युद्ध में सीज फायर का ऐलान हुए अभी मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए कि दोनों पक्षों के तेवर गर्म पड़ने लग गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर 50% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ईरान ने सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी। इजरायल ने कह डाला कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। जवाब में ईरान ने कहा कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो तेल अवीव पर वो हमले शुरू कर देगा। इस बीच लेबनान पर इजरायली हमला जारी। उधर यूरेनियम एनरिचमेंट यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और अमेरिका का बयान भी एक दूसरे से अलग है। ऐसे में ये सीज फायर कितना टिकाऊ है? हालांकि ये सीज फायर 15 दिनों के लिए है, लेकिन क्या ये 15 दिन भी टिक पाएगा क्या? अगर हाँ, तो शुक्रवार से इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में हमेशा के लिए युद्ध विराम या फिर कहें युद्ध रोकने पर आम सहमति बनने के कितने आसार हैं? एक सवाल और कि इस 39 दिनों के युद्ध में किसे क्या हासिल हुआ, यह भी बड़ा सवाल है। आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. इतनी भयंकर धमकी, पूरी ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए समाप्त करने की धमकी और फिर डेडलाइन से कुछ समय पहले समझौता। आखिरकार 40 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 दिन के युद्ध विराम का पहले ऐलान किया और फिर ईरान ने मुहर लगाई। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की बड़ी जीत हुई है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि अमेरिका ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And not just the United States, but also our allies have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours old. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. इधर ईरान भी युद्ध विराम को अपनी जीत बता रहा है। वो अपने लोगों और दुनिया को बता रहा है कि विरोधियों ने घुटने टेके। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उनकी सारी शर्तें मान ली है। And then you have some people on social media within their system who are basically lying about what we've accomplished militarily. They're lying about the nature of the agreement. They're lying about the nature of the ceasefire. And so you have just even within their system, and this is why I say this is a fragile truce. अमेरिका ईरान युद्ध विराम की शर्तों पर आगे अभी जब बात होगी तो ज्यादा पता चल पाएगा कि संकट का कैसे स्थायी समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल दोनों पक्षों ने संयम दिखाया है और एक बड़ी त्रासदी को टालने में विवेक का परिचय दिया है। लेकिन एक मसला अभी भी फंसा हुआ है, वो है लेबनान और हिजबुल्लाह का टेंशन। इजराइल का दावा है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है और वो लेबनान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान और इस पूरे मामले में मध्यस्थ पाकिस्तान ने दो टूक कहा है कि सीज फायर में लेबनान और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला नहीं रोका तो ईरान इजराइल के तेल अवीव पर हमला शुरू कर देगा। फिलहाल ये संकट ज्यादा न बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि सभी पक्ष सीज फायर की शर्तों का पालन पूरी तरह से करें और इलाके में अमन चैन बनाने के लिए ईमानदार कोशिश करें। लेकिन अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ। इजराइल और अमेरिकी स्ट्राइक में भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन ईरान में रिजीम परिवर्तन नहीं हुआ। हमले से ईरान भले ही कमजोर हुआ, लेकिन उसने 39 दिनों तक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। इतना ही नहीं, वेस्ट एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों को उसने नुकसान भी पहुंचाया। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि स्थायी समाधान के लिए क्या अब ईरान की मांगें मानी जाएंगी? क्या आने वाले वक्त में ईरान पर हमले नहीं करने की गारंटी मिलेगी? हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ज्यादा मजबूत होगा या फिर अमेरिका भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में शामिल होगा? साथ ही ईरान को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्या ईरान की मौजूदा रिजीम अमेरिका से सहयोग के लिए तैयार हो गई है
और अगर हाँ तो फिर इसकी कीमत क्या है? साथ ही एक हमलावर मुल्क के रूप में अमेरिका की जो छवि बनी है, उससे क्या अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत प्रभावित होगी? सीज फायर की डील में चीन की भूमिका की तरफ जो इशारा ट्रंप ने किया है, उसके क्या मायने हैं? क्या अब इस युद्ध के बाद कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आएगा? ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो भी काफ़ी अहम है और पूरे मसले पर काफ़ी पैनी नज़र बना कर रखे हुए थे। तो उनसे आपका परिचय कराऊं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जो कि ईरान में काफ़ी दिनों तक रहे हुए हैं और अमेरिका की पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब से समझते हैं। पूर्व IAS ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, जो पूरे मामले पर कई बार अपनी राय रखें और बेबाकी से राय रखते हैं, डिफेंस मामले को काफ़ी अच्छे समझते हैं। अमेरिका से दो मेहमान जुड़ रहे हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हैं, जो कि इसके आर्थिक पहलू को समझेंगे, साथ साथ स्ट्रेटेजिक मामलों पर भी इनसे बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क से अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, कई बार हमारे शो में आए हैं और इनकी खासियत ये है कि अपने दलीलों से ट्रंप के हर फैसलों को जायज़ ठहराते हैं, इसलिए आज इनको खास तौर से बुलाया गया है। और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हैं। बता दूं कि लंदन पे भी कई बार ट्रंप साहब ने बड़ी नाराजगी जताई थी इस पूरे युद्ध के दौरान। तो हर किन्हीं की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है। आप सभी लोगों का शो में स्वागत है। और इसके साथ ही शुरुआत में करना चाहूँगा प्रभु दयाल साहब आपसे, कि मैं जब ये शो को प्लान कर रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग चर्चा ये करें कि इस 39 दिन के युद्ध में किसको क्या हासिल हुआ और आगे का रोड मैप क्या होगा। लेकिन पिछले चंद घंटों में अचानक से ऐसे बयान आने लग गए, जो आमतौर पे मेरा मानना है कि सीज फायर अगर किया गया है तो दोनों पक्षों का सम्मान किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। ये बयान क्या इशारा कर रहा है कि वाकई सीज फायर चलेगा या फिर ऐसे ही होता है, सीज फायर के 2-3 दिन तक ऐसे बयान आते रहते हैं? आपका क्या अनुभव है? देखिए, पहले तो शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो अभी सूरत हाल है उसके बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें बड़े पेचीदे फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर है इजराइल नहीं चाहता है कि ये लड़ाई रुके और उसने ये बार बार कहा है कि लेबनान पे वो अटैक करता रहेगा, हिजबुल्लाह पे। अब ईरान जो है वो कैसे ये बात बर्दाश्त करे कि उसकी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पे अटैक्स होते रहे। तो ये जो बहुत बड़ी अड़चन एक के सामने आई है। इसके अलावा अगर आप वो 10 पॉइंट प्रपोजल देखें जो ईरान ने अमेरिका को पेश किया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका उनमें से एक भी शर्त मंजूर करेगा, क्योंकि वो 10 के 10 पॉइंट ऐसे हैं जैसे कोई लगे कि कोई जीती हुई पार्टी हारी हुई पार्टी से ये कह रहा है। तो वो तो बात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। आप एक के बाद एक अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन सबने वो 10 पॉइंट्स देखे और सबने ये देखा होगा कि लेकिन कुछ एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा मैं एक एक करके। जी, तो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल्स में। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे हैं जो अमेरिका कभी मंजूर ही नहीं कर सकता। तो मेरे विचार में सिचुएशन अभी बहुत फ्लूइड है। कितने दिन ये सीज फायर चलेगा क्या मुश्किल है, और क्या हम फिर युद्ध की तरफ वापस आ जाएंगे? कुछ तो इम्कान ऐसे ही लग रहे हैं। बिल्कुल। दरअसल ये जो 10 पॉइंट है ईरान की तरफ से, 15 पॉइंट है यूएस की तरफ से, इसमें 3-4 पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है जिस पे सभी मेहमानों से राय लूंगा। लेकिन मेरा ये कहना था कि इस सीज फायर के ऐलान के बाद जब शुक्रवार से सभी पक्ष बैठ करके बातचीत करेंगे तो उसके लिए एक माहौल बनाना होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको जो पॉजिटिव हो और हर कोई अपना कुछ लूज करे, कुछ गेन करे और फिर बातचीत तो ऐसे ही होता है आमतौर पर। लेकिन वो माहौल बनता दिख रहा है क्या, थॉमस मैथ्यू साहब? लक्ष्मण जी थैंक यू। माहौल तो बन रहा है मेरे ख्याल में। मेरा कन्विक्शन है कि ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शन तो अभी है ही नहीं, और अमेरिकन्स के पास अभी वो भी ऑप्शंस कम है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। ट्रंप को सिर्फ एक ही चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स। अभी ऑयल का प्राइस, दैट इज पेट्रोल पर गैलन, पिछले 2 महीने में इट इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 34-35%, अबाउट $2.4 से इट हैज कम टू ऑलमोस्ट $4।
नाउ ये इनका असर इन्फ्लेशन, दैट इज दिस विल इम्पैक्ट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करेगा तो मेगा बेस को अफेक्ट करेगा. दैट इज, दीज आर द टू रियलिटीज. नाउ ये रियलिटीज बोलने के बाद आई विल टेल यू समथिंग. मैंने ये आपका शो में बहुत बार ये बताया, अमेरिका का मिलिट्री पावर आप कंपेयर नहीं कर सकता. ट्रंप एक जंगिस खान जैसे लीडर है, उनको तो कोई मोरालिटी नहीं है, पावर कैसे इस्तेमाल करना. और ब्रूटल, इन्होंने क्या बोला, दैट वी विल बॉम्ब देम बैक टू स्टोन एज. ये 21st सेंचुरी में कोई बोलता है, डज एनी लीडर एवर टॉक लाइक दिस? नोबडी डज. बट पॉइंट यही है कि इनका मिलिट्री स्ट्रेंथ इतना स्ट्रांग है, विद इन 6 to 7 hours उनका एंटायर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है. आप इतना चीज, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, दे हैव 13,000 एयरक्राफ्ट अलोन. ओके, ये रशिया और चाइना का उसे दोनों जोड़ने के बाद भी अनदर 40% ज्यादा है. आप अमेरिकन वो रेस्क्यू आप जरा देख लेना, 150 एयरक्राफ्ट एक आदमी को रेस्क्यू करने के लिए. अमेरिकन पावर इज ह्यूज. एंड जब यू हैव अ प्रेसिडेंट, उनको कोई मोरालिटी नहीं है, कोई थॉमस मैथ्यू साहब, मैं इसको उल्टे तरीके से देख रहा हूं कि आपको एक पायलट को रेस्क्यू करने के लिए 150 एयरक्राफ्ट उतारने पड़ गए, तो ये तो आपकी कमजोरी है ना? बिल्कुल नहीं. ये प्लीज अंडरस्टैंड, वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरह रेस्क्यू तो कभी हुआ ही नहीं. प्लीज अंडरस्टैंड, ये हुआ है ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स इनसाइड ईरान. इस्फहान में बोल रहा 150 एयरक्राफ्ट इस्फहान जाके रेस्क्यू करके वापस आए का मतलब, एंड नो लॉस. अमेरिका से अपना एयरक्राफ्ट तो डिस्ट्रॉय किया, दैट इज डिफरेंट. एक सोल्जर भी इंजर नहीं हुआ. और अमेरिकन का अमेरिकन आर्मी का एक प्रिंसिपल है, एक आदमी भी वो एनिमी टेरिटरी में नहीं छोड़ेगा. सो 150 एयरक्राफ्ट. और प्लीज आप जरा देख लेना, रात को उन्होंने उनका एलीट कमांडर फोर्स लैंड किया एंड एक आदमी भी इंजर भी नहीं हुआ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इनका प्लानिंग इज आप कह रहे हैं थॉमस साहब, मैं तो आप कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है, दरअसल ईरान ने मजबूरी में किया है. उसे पता था कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और इसी वजह से ट्रंप, चाहे ट्रंप के वॉर सेक्रेटरी कितने भी एग्रेसिव बयान क्यों ना दें, ईरान सीज फायर से पीछे नहीं हटेगा. राइट? ना पीछे नहीं हटेगा. दैट इज बाय पीछे नहीं हटेगा. इनके पास में सिंपल क्वेश्चन आई आस्क यू. नहीं, लक्ष्मण जी, आप बताइए ईरान के क्या ऑप्शन है? आप ये बताइए, व्हाट ऑप्शन डू दे हैव? कि कितना दिन आप वो मिसाइल जो भी बाकी है वो डिस्चार्ज करेगा और या फायर करेगा, कितना दिन? उसके बाद क्या करोगे? प्लीज अंडरस्टैंड, 150 एयरक्राफ्ट वेंट इन एंड केम आउट मेनी टाइम्स, एंड एक एयरक्राफ्ट भी डाउन नहीं कर सका, हेलीकॉप्टर भी डाउन. ठीक है, कैपेसिटी नहीं है ना. अमेरिकन के खिलाफ दे दो कैपेसिटी. बिल्कुल. दरअसल हमारे पास दो मेहमान हैं जो यूएस से जुड़े हुए हैं. अनुराग सिंह साहब हैं और आनंद आहूजा साहब हैं. आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं शिवकांत शर्मा साहब से ले लूं. शिवकांत शर्मा साहब, थॉमस मैथ्यू सर का आपने सुना बयान. उनका कहना है कि सीज फायर टिकेगा क्योंकि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बैक ट्रैक कर नहीं सकता वो. लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अमेरिका के पास, ट्रंप के पास कौन सा ऑप्शन है? दरअसल ये लड़ाई कोई जीता ही नहीं है. ये बहस ही बेमानी है कि लड़ाई कौन जीत गया है. दोनों की मजबूरियां हैं. ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी ये है, जो कि खुद जो पहले वक्ता थे हमारे, उन्होंने स्पष्ट किया. अब भाई $5 प्रति गैलन, 4 नहीं $5 प्रति गैलन पिछले शुक्रवार को तेल का दाम था अमेरिका में. और तेल ही नहीं, तेल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी है. असल में पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है. किसी की जीत नहीं हुई, पूरी दुनिया की हार है ये. पूरी दुनिया हार रही थी, अर्थव्यवस्था सारी डगमगा रही थी. उसका प्रेशर इतना भयंकर ट्रंप के ऊपर था. ट्रंप के ऊपर अपने घर की राजनीति का भी प्रेशर था, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं था. अब वो ये कह रहे हैं कि साहब हमने ये समझौता किया है. ये तो जेडी वांस साहब का स्टेटमेंट है, आपने दिखाया अभी, कि साहब वो होर्मुज खोलेंगे
और हम युद्ध विराम करेंगे। अरे तो भाई युद्ध करने गए थे तो होर्मुज बंद हुआ था, होर्मुज तो खुला ही हुआ था उससे पहले। आपने, पुरानी कहावत है, नमाज छुड़ाने गए थे रोजे गले पड़ गए। आप ईरान में सत्ता परिवर्तन करने गए थे। सत्ता परिवर्तन का मतलब ईरान में एक बेहतर परिवर्तन लाने गए थे। ऐसी सरकार या ऐसा प्रशासन जिससे खाड़ी के देश भी खुश रहे और बाकी दुनिया भी संतुष्ट रहे, खुश रहे, वो तो आप कर नहीं पाए। उल्टा आपने होर्मुज बंद करा दिया। होर्मुज बंद कराने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, आर्थिक हाहाकार मच गया, तो आपके यहाँ भी हाहाकार मच गया। तो उससे पिंड छुड़ाने का और रास्ता क्या है? आप बातचीत के रास्ते पे लाएंगे ना। तो ये मजबूरी जितनी ट्रंप की थी उतनी ईरान की है, दोनों की मजबूरी है। और चीन ने थोड़ा सा इसमें समझदारी से काम किया है। चीन के पाकिस्तान तो एक फ्रंट है केवल। मुझे लगता है असली बात चीन ने मनवाई है ईरान से, वरना ईरान शायद इस युद्धबंदी के लिए तैयार ही नहीं होता। क्योंकि ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि साहब उनके पास इतनी ज्यादा सैनिक क्षमता है और ईरान के पास कुछ नहीं, ये तो ईरान को पहले दिन से पता था। अगर यही करना था तो ईरान पहले दिन ही हाथ खड़े कर शिवकांत देता। सर, उसमें सपोर्टिंग फैक्ट यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थैंक यू नोट डाला है अपने ट्विटर पे, एक्स पे, उसमें चीन का जिक्र किया है कि चीन ने भी हमें मदद की इस सीज फायर तक या मीडिएशन करने तक के लिए। चीन ने ही मदद की है, चीन के ही कहने पे ईरान माना है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है? और दूसरी बात यह है कि जहां तक युद्ध विराम जो हुआ है, उस युद्ध विराम की गारंटी, आपने भूमिका में कहा गारंटी कौन देगा? तो गारंटी देने वाले के पास भी तो कुछ हैसियत होनी चाहिए। और ट्रंप की जिस तरह की जो है वो नीति है, उसको देखते हुए क्या कोई ऐसी शक्ति इस वक्त दुनिया में है जो उनको मजबूर कर सके कि वो जो भी बात कहेंगे उससे मुकरेंगे नहीं? वो तो अगले दिन ही मुकर जाते हैं। तो इसलिए ये जो बिचौलियापन या यहाँ ये जो संकट है, इसमें मध्यस्थता करना ही अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम है। और ये जोखिम पाकिस्तान ने उठाया। वो चीन की पाकिस्तान ने तो इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब मध्यस्थता अगर सफल हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, तो कहने के लिए होगा जी देखिए हमने मध्यस्थता कर लिया, हम कितने बड़े शांति दूत बन के आ गए। क्योंकि छवि जो पाकिस्तान की बनी हुई, उस छवि को उतारने का एक बढ़िया मौका था। उस मौके का इसने इस्तेमाल किया। ठीक है, इस पर और भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आनंद आहूजा साहब, सवाल आपसे है कि ये जो अभी थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे थे और फिर हमारे साथ शिवकांत शर्मा साहब, दोनों लोग के अलग अलग व्यू थे कि ये दरअसल सीज फायर मजबूरी किसकी थी। अमेरिका कह रहा है, ट्रंप के आपके वॉर सेक्रेटरी का आपने बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि ये गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे कि सीज फायर कर लो, हमने सीज फायर कर लिया। और उसका ट्रंप ने कहा कि जो भी हथियार सप्लाई करेगा 50% टैरिफ लगा देंगे। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं? लक्ष्मण जी, पहले तो मैं, जो शिवकांत जी ने एक बात कही कि गैस की प्राइसेस यहाँ पे 5 लीटर हैं, वो एक गलत इंफॉर्मेशन है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ और गैस प्राइसेस $3.90 जो हैं वो हैं। तो ये $1.15 और 10 सेंट्स की जो ये बता रहे हैं, लंदन में बैठ के पता नहीं इनको कैसे पता कि न्यूयॉर्क के अंदर गैस के रेट्स क्या हैं। दूसरी चीज जो हमें ये समझना होगा कि पूरा अमेरिका न्यूयॉर्क नहीं है। पूरा अमेरिका न्यूयॉर्क नहीं है। आप अगर कैलिफोर्निया की बात करें, दाम नहीं है पूरे अमेरिका में एवरेज की बात। श्रीकांत जी, मैंने आपको बीच में टोका नहीं था कि सब जगह पहुंच गए। मैंने कहा यहाँ तक पहुंच गए थे। और आपको इतनी कर्टसी तो होनी चाहिए कि दूसरा आदमी बात कर रहा है तो अपनी जुबान को 2 मिनट बंद रखिए। आप बीच में बार बार टोक रहे हैं। मैंने आपको टोका, इतनी शर्म होनी चाहिए। आनंद आहूजा साहब बोलिए, अपने बोले। आनंद आहूजा साहब आप बोलिए, शिवकांत जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। हाँ, आनंद आहूजा साहब बोलिए। आप कैलिफोर्निया के अंदर रेट जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन अगर एवरेज आप लेंगे पूरे कंट्री की, वो एक डिफरेंट बात है। दूसरी चीज, इस सारी लड़ाई के अंदर हमको एक चीज समझनी होगी कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और यूएसए के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। यूएसए का जो ऑब्जेक्टिव है, और आपको ये पता होगा कि यूएसए के लिए वार इज ए मनी मेकिंग मशीन। जितनी वार्स होंगी उतना यहाँ पे आर्म्स एंड एम्युनिशन की इंडस्ट्री फले फूलेगी और यहाँ पे वो बिजनेस बढ़ेगा। तो यूएसए का जो ऑब्जेक्टिव है वो ईरान को बिल्कुल खत्म करना नहीं है, बल्कि ईरान को क्रिपल करना है। उसकी 2 वजह हैं कि अगर ईरान को यूएसए बिल्कुल खत्म कर देता है
तो जो गल्फ कंट्रीज के अंदर यूएसए के बेसिस हैं वो कहेंगे जी हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने यहाँ से बेस हटाइए। दूसरा जो गल्फ कंट्रीज के अंदर यूएसए आर्म्स बेचता है वो बोलेंगे अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, जो हमारा खतरा ईरान था वो अब खत्म हो गया, तो हम आपके आर्म्स क्यों खरीदें। और इजराइल भी यूएसए की रिस्पेक्ट करना बंद कर देगा, क्योंकि इजराइल भी यूएसए की रिस्पेक्ट तब तक कर रहा है जब तक इजराइल को पता है कि यूएसए जो है ईरान के ऊपर हमारे लिए हेल्प करेगा। अगर ईरान ही खत्म हो गया तो ना तो इजराइल यूएसए की रिस्पेक्ट करेगा और ना ही गल्फ कंट्रीज जो हैं वो यूएसए आर्म अम्यूनिशन खरीदेंगे और ना ही वहां पे बेसिस रहेंगे। तो यूएसए का जो एक मकसद है वो ये है कि उसको क्रिपल करो ताकि हमारी दुकान चलती रहे, खत्म नहीं करो। जहां तक बात है दूसरी, आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, उन्होंने ईरान को भी तबाह किया है और गल्फ कंट्रीज के अंदर भी जो तबाही हो रही है, अब यूनाइटेड स्टेट्स की कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां जाएंगी, वहां पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगी और वहां जाके पैसा बनाएंगी। तो यूएसए के लिए जो यूएसए के लिए जो ये वार है, चाहे तो वो आर्म्स सेल की वजह से है या इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने का है, ये एक मनी मेकिंग ऑब्जेक्टिव है। तो ये कहना कि इजराइल और यूएसए के ऑब्जेक्टिव एक ही हैं, वो दो, ये गलत बात है। तो अब कहते हैं बात जो मैथ्यू साहब ने कही, ये इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 47 सालों से जो हर प्रेसिडेंट यूएसए का कहता आया है लेकिन कर नहीं सका, डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया। और वो इतने सनकी हैं कि अगर ये ह्यूमन वॉल जो बनी थी, अगर ये सीज फायर नहीं होती तो उन्होंने मिलियंस के मिलियन इनोसेंट लोगों को भी उड़ा देना था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसके सिर्फ इस वजह से अगर आप देखेंगे कि कल से जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट, हाँ जी, आप वो उड़ा देते, वो उड़ा के सपोर्ट करते हैं क्या? वो अलग बात है, वो अलग बात है। मैं उस मौजू पे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो हमास ने गाजा में किया और जो इजराइल के साथ हुआ, तो अब वो वार के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जो है अगर आप अपनी बेगमों को, अपने बच्चों को वार फ्रंट पे करोगे तो वो एक तरह के सोल्जर्स बन के आ रहे हैं। तो उस हिसाब से यूएसए की क्या थिंकिंग है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। वो वार क्राइम्स हैं या वार क्राइम्स नहीं है। अगर वो वार क्राइम्स हैं, अपनी बात पूरी करिए तो फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। वो भी वार, पार्डन, अपनी बात पूरी करिए फिर मैं अनुराग जी। तो जो गाजा में हमास ने किया, तो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन वार क्राइम माना जाता, तो जो गाजा में हमास ने किया उसको भी वार क्राइम माना जाना चाहिए। नहीं, तो नहीं, इस हिसाब से आपकी बातों में अटॉर्नी साहब, आनंद आहूजा साहब, आपके बातों में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। हालांकि आप अटॉर्नी हैं तो आप जाहिर तौर पे हमसे बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा लॉजिक देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गाजा का बदला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यूएस के लिए वॉर मनी मेकिंग मशीन है, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पैसे मिल जाएंगे वहाँ काम करने के लिए और ट्रंप साहब को पैसे कमाने के मौके मिल जाएंगे क्योंकि हथियार का धंधा चलता रहेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं, एक साथ नहीं हो सकती। गाजा का जो है इशू, वो इजराइल का मेन इशू है। दूसरी चीज क्या है कि इजराइल जो है एक यूएसए का प्रोटेक्टेड बच्चा है। अगर आप मुझे एक छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए 2 लाइन में कि आपको लगता है कि ये सीज फायर लंबे समय तक चलेगा और सीज फायर को 15 दिन तक चलाने में इजराइल सपोर्ट करेगा? मुझे इस बात पे डाउट है कि ये सीज फायर 15 दिन तक नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि जब तक जो है इजराइल कह रहा है कि ये पार्ट है इस पीस डील का, सीज फायर का ये पार्ट नहीं है, जब तक ये एक क्लैरिटी नहीं होती है कि इस सीज फायर का क्या चीज हिस्सा है और क्या चीज हिस्सा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये चले। दूसरी चीज क्या है कि अगर ईरान कह रहा है कि मेरे ये 10 पॉइंट्स हैं और ये 10 पॉइंट्स यूएसए ने मान लिए हैं और यूएसए कह रहा है कि हमारे ये कंडीशंस हैं, उसने कहा है कि वर्केबल है, ऐसा ट्रंप ने कहा है उनको। ईरान का बयान बहुत ही सधा हुआ है कि हमारे 10 पॉइंट रखे गए थे और यूएस ने कहा कि वर्केबल पॉइंट है, यानी इस पर विचार करने के लिए तैयार हो गए। इस पर पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा
कुछ पॉइंट्स वर्केबल हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, इस पे मैं आऊंगा आगे चलकर। हाँ, और आपने लक्ष्मण जी एक बात कही आपने कि एक पायलट को बचाने के लिए 118। मैं ये कहता हूं कि इंसान की कीमत देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की नजर में इंसान की कीमत क्या है, और ईरान की नजर में उन्होंने मिलियंस ऑफ इनोसेंट बच्चे और औरतें रख ली, वो मरवाने मैं पर तैयार हो इंसान गए। की कीमत ये पे इंसान इंसान की कीमत पे मैं ये शक नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपका सिक्योरिटी, आपका डिफेंस इतना मजबूत है कि एक पायलट को बचाने के लिए 150 फाइटर प्लेन भेजने पड़ गए, आप दुनिया भर के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देख सकेंगे। दूसरे देश में जाकर के वारबंदी को छुड़ा कर लाया गया, मुश्किल से 2-3 फ्लाइट गए और उठा कर लेके चले आए। तो 150 भेजने पड़े और उसमें भी कई फ्लाइट को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो मैं इसको यूएस की कमजोरी मानता हूं। हालांकि थॉमस मैथ्यू साहब बहुत अच्छे जानकार हैं, तो उनको काउंटर नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने वो कुछ नहीं बोला, उस पर मैं आगे चल कर आऊंगा। लेकिन अनुराग सिंह साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको जोड़ू। अनुराग सिंह साहब, मूल सवाल अभी सबको यही जानना चाहता है, चूंकि आप एक बड़े इन्वेस्टर भी हैं, तो हर कोई जानना चाहता है कि सीज फायर हो गया तो अब हम लोग निश्चिंत हो जाएं क्या? देखिए लक्ष्मण जी, एक तो अच्छी चर्चा आपने आयोजन किया है। मैंने चारों एक्सपर्ट्स को आपके साथ में इस इशू पर डिस्कशन करते हुए पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में सुना है। तकरीबन सबके व्यूज से मैं तकरीबन वाकिफ हूं। सीज फायर, लक्ष्मण जी, आपका छोटा सा आंसर है, मुझे लगता है कि ब्रॉडली हो जाएगा। दे माइट बी लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट इन द टेल, क्योंकि ईरान कुछ नेगोशिएट करने की सोचेगा लास्ट टाइम पे, बट ईरान की पोजीशन काफी वीक है। दिस इज वेल नोन, राइट? बट मैं नीरज जी इसको लक्ष्मण जी इस चर्चा को कंट्रोवर्शियल ना बनाते हुए मैं 2-3 सवाल रखना चाहता हूं, जो मैं बड़ा लॉस्ट होता हूं कि यार ये चर्चाएं तमाम इंडियन चैनल्स पे ये इस लेंस से क्यों चर्चा हो रही है। और वो सवाल उनके लिए भी जो हमसे सुन रहे हैं और जो पैनल पर है उनसे भी है। देखिए, जब हमास का अटैक हुआ इजराइल पे, उसमें बहुत सारे लोग इंडिया में भी हमास की तरफ सिंपैथेटिक थे। सवाल आता है कि मॉरल हाई ग्राउंड आपका कहां है, आपकी मॉरलिटी कहां है? हाउ कैन एनीबडी सपोर्ट अ फोर्स लाइक हमास which surprises the neighbor and attacks the civilian, and the way they did it, वो हमने देखा सबके सामने, right? The difference between Hamas and Israel is Israel के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वो यूज नहीं करता है। हमास के पास अगर होते तो वो यूज करता है इसराइल के ऊपर। अगर आप इतना बेसिक मोरालिटी बाउंड्रीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी मोरालिटी में कहीं मुझे लगता है गड़बड़ है। इसी को मैं ईरान पे ट्रांसलेट करता हूं, एंड दिस इज प्रैक्टिकली वैलिड इवन फॉर दिस पैनल एंड एवरीबडी हु इज लिसनिंग। वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं इस इशू पर। अगर आप अमेरिका में बेस्ड हैं, यू लाइक व्हाट अमेरिका इज डूइंग, बट अगर आप अमेरिका में नहीं हैं, मुझे रफली ब्रॉडली सिंपैथी दिखती है ईरान के लिए। हाउ कैन यू एवर सपोर्ट अ रेजिम लाइक ईरान? ये पब्लिक हैंगिंग करती है अपने सिटीजन्स की, क्रेन से लेके उनको लटका देती है, राइट? ऐसी फोर्स जिसके पास न्यूक्लियर वेपन अगर आता तो वो इस्तेमाल करते। यूएस के पास, इजराइल के पास है, लेकिन वो नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप मॉरल बाउंड्रीज नहीं समझते ना, फिर आपकी समझ में मुझे लगता है कि फिर वो समझ जायज नहीं है, उसमें खोट है। फिर उसको थोड़ा रिविजिट कीजिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, और ये किसी भी चर्चा में मुझे लक्ष्मण जी आंसर नहीं मिला है। ईरान के पास मौका है, मुझे लगता है कि ईरान, वैसे आप बहुत समझदार हैं जी। आपके सवालों के जवाब हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे मैं लूंगा, लेकिन मेरा अपना व्यू मैं एक रख दूं। क्योंकि पहली बात कि मैं नोट कर रहा था, आपने कहा कि हमास का समर्थन कैसे करते हैं। आप हमास को ईरान की सरकार से तुलना नहीं कर सकते हैं। आप कहिए कि पाकिस्तान का लश्कर तैयबा समर्थित है, तो हम लश्कर तैयबा के कैंप पे हमला करेंगे, ऐसा तो नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उठाकर ले आएंगे। ऐसे ही हमास और ईरान बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ईरान को दुनिया के तमाम देशों ने मान्यता दी, यूएन ने मान्यता दी। आप उस सरकार के काम करने के तरीके से सहमत नहीं हैं, तो आप उसके तरीके हैं उसको बदलने के। ये नहीं तरीका है कि आप उसके घर पे हमला करके उसको जान से मार देंगे। ये नैतिकता तो कहीं नहीं दिखाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी होता है, इसका तो समर्थन नहीं कर। दूसरा, आपने कहा कि आप अमेरिका में हैं तो आपको ट्रंप
के फैसले सही लगेंगे, बाहर हैं तो ट्रंप के फैसले अलग लगेंगे। बता दूं कि आपके ही अमेरिका में अब मैं देख रहा था, अभी मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 2 दिन पहले डेमोक्रेट्स का पूरा एक चिट्ठी आया था कि हम इसके खिलाफ हैं, एनफ इज एनफ करके उसमें चिट्ठी लिखी भी गई थी। शायद आनंद आहूजा साहब कुछ देर पहले उसका जिक्र भी कर रहे थे। तो आपके यहाँ भी पॉलिटिकल डिवाइड है और लोगों में इस बात का डिवाइड है। तो सिर्फ अमेरिका के बाहर रहने वाले लोग ही ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, दरअसल अमेरिका के भीतर रहने वाले लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, मैं चाहूंगा कि एम्बेसडर दयाल इसका जवाब दें। एक लक्ष्मण जी, एक सवाल और रेज कर दूं, वो क्योंकि वो फिर उसको क्रक्स में समेटता है। हाँ, ईरान के पास अपॉर्चुनिटी है मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाने की। ईरान ऐसा क्या हासिल करना चाह रहा है न्यूक्लियर वेपन बना के? 50 और इस्लामिक देश है, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ईरान क्या हासिल करने चला है कि ये हमारे प्रॉक्सीज हैं, इधर हुतीज आएंगे, उधर हमास आएगा, इधर फलान। Like, what is this country trying to achieve for its citizens? ये पीसफुली क्यों नहीं रह सकता है जबकि और 50 इस्लामिक देश है? मेरे पास इस बात का आंसर नहीं है। बिल्कुल। आंसर आप देखना नहीं चाहते अनुराग जी। इसमें फिर मैं रुकूंगा आपको कि ईरान ने इस पूरे 40 दिन के युद्ध के दौरान कम से कम 4 बार उसके मंत्रियों ने औपचारिक तौर पे कहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, हमने कभी नहीं ये नहीं किया। और अगर आप परमाणु हथियार के उतने ही खिलाफ हैं तो अमेरिका क्यों नहीं अपने परमाणु हथियार को ध्वस्त कर देता है? परमाणु हथियार को खत्म करने के लिए संधि हुई थी, ट्रीटी हुआ था, किसने देशों ने इसमें अमल किया? अमेरिका सबसे बड़ा ताकतवर था, वो इस पर अमल करता कहता देखो हमने कर लिया जो बाकी देश में कर लिया, नहीं किया ना किसी ने। खैर, आपको तीनों सवाल आ चुके हैं। एम्बेसडर दयाल जी। देखिए लक्ष्मण जी, मैं इस मामले में जजमेंटल नहीं होना चाहता हूं। मेरे विचार में हम कौन होते हैं सोचने वाले कि ईरान गलत है या अमेरिका गलत है? ये तो इन दोनों देशों को सोचना है। अब एज ए डिप्लोमैट मेरा ये सोचना है कि किस तरह से आगे का रास्ता निकाला जाए, किस तरह से ये मसला सॉल्व किया जाए, और इस विषय में काफी उम्मीदें हैं अगर ये टॉक्स होंगी 10 तारीख। एम्बेसडर दयाल, एम्बेसडर दयाल बीच में रोक रहा हूं। मैं आपसे थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूं। जो सवाल अनुराग जी ने उठाया बहुत ही वैलिड सवाल है कि ईरान के रेजिम को क्यों हम लोग समर्थन करें। उनके बताया प्रॉक्सी के जरिए हमला करते रहते हैं, आतंक फैलाते रहते हैं। आप तो ईरान में रहे हुए हैं, आपको लगता था कि वाकई वहाँ की सरकार इतनी बेकार है कि उसके राष्ट्राध्यक्ष पे, सुप्रीम कमांडर पर हमला करके उसको मार देना चाहिए? देखिए एक्चुअली लक्ष्मण जी, लड़ाई में तो कोई फेयर एंड फाउल होता नहीं है। अमेरिका ने लड़ाई छेड़ी तो जिसको वो उड़ा सकते थे उन्होंने उड़ाया। अब ये तो बिल्कुल पहले से साबित हो चुका है कि ईरान की रेजिम डिक्टेटोरियल रेजिम, ये डेमोक्रेटिक रेजिम नहीं है। यहाँ पर जो कॉमन मैन के हक नहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, पब्लिक राइट्स नहीं है, ये एक बहुत ही डिक्टेटोरियल रेजिम है। मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है। देखिए मैं कुछ और बात कह रहा हूँ कि अब आगे का रास्ता क्या खुल रहा है। मेरे विचार में, जैसा मैंने पहले कहा था, ये जो 10 पॉइंट प्रपोजल है, हालांकि ट्रंप साहब ने कहा है कि ये वर्केबल बेसिस प्रोवाइड करता है, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि वो एक तरह से इनकरेज कर रहे हैं ईरान को कि भाई आओ बैठो बात करो। अगर वो कहते नहीं हमको बिल्कुल नामंजूर है, तब तो बात खत्म हो जाती। उन्होंने इनकरेज किया अपनी तरफ से कि हाँ ये वर्केबल बेसिस है, आइए बैठे बात कीजिए। लेकिन अगर आप इन 10 पॉइंट्स को देखें तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन इनको एक्सेप्ट करेंगे। मसलन ईरान ने कहा है वो चाहता है एक फॉर्मल कमिटमेंट यूएस से कि आगे कभी उस पर कोई हमला नहीं होगा। क्या अमेरिका ऐसा किसी तरह की गारंटी दे सकता है? इसके अलावा ईरान ने ये कहा है कि जो उसको न्यूक्लियर राइट्स पूरी तरह होने चाहिए। अब ये पूरी जो लड़ाई हुई है ये तो न्यूक्लियर इशू की वजह से हुई है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान के पास एनरिचमेंट फैसिलिटी हो, एनरिचमेंट कैपेबिलिटी हो। लेकिन ईरान इस बात पे अड़ा हुआ है कि उसकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को रिकॉग्निशन दिया जाए। इसके अलावा ईरान ने ये कहा है कि इस पूरे रीजन से अमेरिकन प्रेजेंस हट जाए, अमेरिका के जो ये बेसेस वगैरह सब वाइंड अप कर दिए जाए। अमेरिका कभी नहीं मानेगा क्योंकि ये सब उसके एलाइज हैं, वहां पर अमेरिका ने बेसेस लगाए हैं। अमेरिका कभी नहीं तैयार होगा। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे रेपरेशंस दिए जाएं, अमेरिका मानेंगे, ईरान को पैसे दे, कॉम्पनसेशन दे, अमेरिका कभी नहीं तैयार होगा। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं अगर आप इनको बारीकी से देखिए
नहीं मुझे लगता कि ये आगे इस पे आसानी से बातचीत हो सकती है, तो इसलिए खतरा बना है कि अगर ये 10 तारीख के बाद नहीं निकलता है तो फिर से लड़ाई चलती। बिल्कुल। थॉमस मैथ्यू साहब, दो सवाल आपसे है। पहला सवाल कि आवजा साहब, आ रहा हूं आपके पास में। थॉमस मैथ्यू साहब, सवाल ये है कि जो अनुराग जी ने उठाया सवाल बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। हालांकि मेरे जो अपने विचार थे मैंने रख दिए, लेकिन वो अंतिम विचार हो ही नहीं सकते। आप चूंकि काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं, तो अनुराग सिंह साहब के तीनों सवालों के जवाब आपके मन में क्या है? और दूसरा कि 10 पॉइंट ईरान ने रखा, 10 पॉइंट में सभी 10 पॉइंट पे सहमति बनेगी, इसकी संभावना तो वैसे भी ईरान भी उम्मीद नहीं कर रहा होगा। जी लक्ष्मण जी, हम इतना कंफ्यूज नहीं होने का है। मोरालिटी और वॉर में दोनों मिक्सअप नहीं करना चाहिए कभी भी। वैसे वॉर में वैसे मोरालिटी तो है ही नहीं। एक्चुअली महात्मा गांधी का एक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेइंग इन विच इज वॉर एज नो लॉ एक्सेप्ट दैट ऑफ द माइट। नाउ देयर इज वॉर में मोरालिटी है ही नहीं और कभी था ही नहीं। So let us not talk about morality, Hamas ने क्या किया। But then एक technical principle, Ambassador साहब, प्रभुदत्त साहब को, he knows it much better than anybody. आप जो मर्जी, whatever your opinion is, किसी देश का इंटरनल अफेयर्स में आप इंटरफियर नहीं कर सकता। आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वेरी क्लियर है। आप ये सी सम पीपल विल से वहाँ क्या हैंगिंग हो रहा है और वहाँ हैंगिंग नहीं हो रहा। सी आपको चाइना का ऑटोक्रेटिक सिस्टम आपको पसंद नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप चाइनीज अफेयर में भी इंटरवीन करें। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट योर राइट। ओके, देयर आर सो मेनी पीपल विल से दैट इंडिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है, सम पीपल से पाकिस्तान में भी नहीं है, सम पीपल विल से सो यू कैन नॉट इंटरफेयर इन एनी अदर नेशंस इंटरनल अफेयर्स। दैट्स नंबर 2। नाउ ये 10 पॉइंट जो है प्रोग्राम मेरे ख्याल में, मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको थॉमस मैथ्यू साहब। ये 10 पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन अनुराग सिंह साहब को दिखाई जरा साथ में। अनुराग सिंह साहब, जो इन्होंने कहा थॉमस मैथ्यू साहब ने, आप सहमत हैं उनसे या फिर आप कुछ बोलना चाहेंगे? चूंकि आपने ये क्वेश्चन रेज किया था। थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि मोरालिटी और यूएस और वॉर से आप कंपेयर मत करिए, और अगर आपको इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पसंद है तो चाइना भी तो ऑटोक्रेटिक, वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? लक्ष्मण जी, अनुराग सिंह, देखिए माइट इज राइट, वर्ल्ड में ठीक है। मैं हर इंसान जो हमारा डिस्कशन सुन रहा है उसको एक सवाल पूछूंगा। वर्ल्ड में एक पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स तो होंगे। आप क्या चाहते हैं, वर्ल्ड में वो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास हो तो दुनिया सेफ है, या वो न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान के पास हो तो दुनिया सेफ है? इस सवाल का आंसर आप अपने आप को पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे एथिक्स में नहीं जाना है। देखिए, ईरान में इतना दम है तो कर ले, लेकिन आज नहीं है। जब था तो उन्होंने कोशिश की होगी। दे आर लॉस्ट टेक्नोलॉजिकली, दे आर जनरेशंस, डिकेड्स, सेंचुरीज बिहाइंड। बट वुड यू वांट नॉट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन? आंसर साफ है। यू नो, आई एम हैप्पी विद अमेरिका हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड नोबडी एल्स, बट ईरान भगवान ना करे वो दिन आए। एक मिनट, जो थॉमस मैथ्यू साहब ने कहा कि आप किसी के इंटरनल पॉलिटिक्स में, गवर्निंग में आप दखल नहीं देंगे, यूएन का ये रूल है, और है उतना ही। तो ऑटोक्रेटिक तो चाइना भी है, वहां क्यों इंटरफेयर करते हैं? इसका जवाब क्या आपके पास? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, वर्ल्ड हैज टू बी डिवाइडेड इनटू रिस्पॉन्सिबल नेशंस एंड रोग नेशंस। ये रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं और बन गए हैं। चाइना एंड रशिया, दे आर स्टिल एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली। आप 3 मेजर कंट्रीज के पास न्यूक्लियर आर्सेनल को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर ये स्प्लिंटर हो जाएगा कि फिर ईरान के पास आ गया, फिर पैलेस्टाइन कुछ चला गया, लक्ष्मण जी, वर्ल्ड विल बी सो अनसेफ, नोबडी वांट्स इट। एक सेक्शन ऑफ लोग फिर भी शायद उसको सपोर्ट करते हैं, उनके अपने रीजन हो सकते हैं, राइट? बट आई वुड नॉट लाइक टू लिव इन दैट वर्ल्ड, लक्ष्मण जी। दैट्स माय मॉरल। थॉमस मैथ्यू साहब कुछ ऐड करेंगे आप? फिर मैं आहूजा साहब वापस आ रहा हूं। See, point ये कि ना, I agree that technically Iran should not have nuclear weapons, 100% correct है। नंबर 2, मैंने पिछले मीटिंग में भी ये बोला, we are missing the point that Iran is a signatory of NPT। ईरान का प्रॉब्लम था, वो IAEA एक्सपर्ट्स को इंस्पेक्शन के लिए पूरा परमिशन उन्होंने दिया ही नहीं। नाउ वो तो है, एनपीटी साइन किया हुआ नेशन कैन नॉट हैव इट, और अमेरिका ये बोल रहे कि दे विल नॉट अलाउ। वो 10 पॉइंट पीस प्रपोजल में
मेरे ख्याल में एक ही स्टिकिंग पॉइंट है, दैट इज लाइक प्रभु दयाल साहब ने जैसे बोला, द स्टिकिंग पॉइंट इज अबाउट न्यूक्लियर एनरिचमेंट। न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो भी हालत में ट्रंप एग्री नहीं करेगा, और वाया मीडिया क्या हो सकता है, कंप्लीट इंस्पेक्शन ऑफ मल्टीलैटरल कंट्रीज एंड IAEA, और वो ईरान लिख के परमिशन देगा तो दैट मे बी ए कॉम्प्रोमाइज प्लान। बट अभी भी इनके पास 440 kilograms of almost, if I मेरा memory correct, if it's helping me, it's about 60% enriched है, and that is equal to almost 90% enriched. So that is the main sticking point. बाकी तो, you know, Iran cannot say that America cannot have bases in Saudi Arabia. That is none of Iran's business. But enrichment is going to be the sticking point. Finally, Iran को but बाकी सब negotiation point give and take है. But I'll tell you, Iran को कोई option ही नहीं है. They have to get into some kind of an understanding saying that हमारा पूरा enrichment plants, nuclear plants completely international inspection के लिए open होगा. That is perhaps a via media. I think that's the only way. And Iran cannot take a tough stance now. Iran के पास कुछ है ही नहीं. कुछ है। आनंद आहूजा साहब कुछ ऐड करना चाहते, संक्षिप्त में करिएगा क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का समय हो चुका है। आनंद आहूजा साहब। देखिए, मेरे पास 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूं। अगर आप ब्रेक के बाद करना चाहते हैं, मैं ब्रेक के बाद कर लेता हूं। लेकिन मैथ्यू साहब ने जो बात कही आर्टिकल 2 यूनाइटेड नेशंस की, कि किसी कंट्री को दूसरे कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो मैथ्यू साहब अगर कहीं पे जेनोसाइड हो रहा हो तो किसी कंट्री को हक है कि वहां जेनोसाइड रोकने के लिए नहीं? ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस की ही ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हैं जो ये मॉनिटर करती हैं कि किस कंट्री के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, किस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं या नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं जो ये मॉनिटर करती हैं कि किस कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा मेरा एक सवाल है जो कि मैं आपके पैनलिस्ट से भी हैं और आपके व्यूअर्स से भी हैं, जो अनुराग जी ने एक सवाल किया, मैं उसके अंदर एक सवाल और ऐड करना चाहता हूं कि जो साइकी की बात कर रहे हैं, मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, अगर ईरान और इजराइल के बीच में चुनना पड़े, इजराइल ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी इजराइल इंडिया के साथ खड़ा था। ईरान की पोजीशन जो है वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया के अगेंस्ट रही है, लेकिन आज इंडिया के अंदर जो अवाम है, जो मीडिया है, कोई भी मीडिया चैनल ले लीजिए, वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है इजराइल के अगेंस्ट। तो ये साइकिंग इंडियन साइकिंग जो है ये बिल्कुल ये गलत परसेप्शन है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत है साहब। ईरान को सपोर्ट नहीं कोई कर रहा है, यूएस के एक्शन का विरोध कर रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि ब्रेक का समय हो चुका है, मुझे ब्रेक पर जाना ही होगा। लेकिन आपने जो एक सवाल पूछा है थॉमस मैथ्यू साहब, आर्टिकल 239, उसका जवाब दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। See, Lakshman ji, there is no, if there is genocide in any country, no country can decide. Only United Nations can take a decision. UN Security Council has to take a decision to intervene or not. No country अपना own decision. इसका मतलब है, you look at China, look at the Uyghurs, उनके खिलाफ कितना atrocities हो रहा है। क्या अमेरिका चाइना में ट्रूप्स लैंड करेगा क्या, या यूके लैंड करेगा? नो, ओनली यूनाइटेड नेशंस इज द ओनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड अथॉरिटी व्हिच कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। दैट इज द लॉ। ठीक है, अभी आनंद आहूजा साहब ने जो सवाल उठाया था उसको भी पूरे तरीके से लेंगे, उसका जवाब भी लेंगे सभी अपने पैनलिस्ट से। लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि ईरान युद्ध में जो सीज फायर हुआ है वो कितना टिका हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, जो कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ये था कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका का विरोध कर रहे हैं इस तरीके से एक्शन लेने का। लेकिन उनको लगा कि मैं कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ। आनंद आहूजा साहब उस बात को पूरी कर लीजिए, फिर मैं जाऊँगा अभी
शिवकांत शर्मा साहब के पास संक्षिप्त। मेरा सवाल अमेरिका का विरोध नहीं था। मेरा सवाल ये था कि इजराइल के साथ इंडिया क्यों नहीं खड़ा है, जबकि इजराइल ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। हमास के टाइम में भी इंडिया के अंदर प्रो पैलेस्टाइन डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। आज भी इंडिया के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं प्रो ईरान हो रहे हैं, यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चंदा इकट्ठा किया गया ईरान को मदद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदू लोग मरे उनके लिए किसी ने चंदा इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जो ईरान में लोग मर रहे हैं उसके लिए इंडिया के अंदर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर मातम मनाया जा रहा है कि ईरान के अंदर जेनोसाइड हो गया, ईरान के अंदर यूएस ने कर दिया। जो ईरानियन ईरान के बाहर बैठे हैं, जो खवातीन ईरानियन ईरान के बाहर बैठी हैं, वो सेलिब्रेट कर रही हैं, और इंडिया के अंदर जो खवातीन हैं वो छातियां पीट रही हैं कि ईरान में ऐसा क्या हो गया। आपने एक सवाल मेरा आपसे भी है लक्ष्मण जी, आपने कहा कि खमानी को मारने की क्या जरूरत थी। अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर 7, 2023 में जब हमास ने अटैक किया तो उस दिन नेतन्याहू ने एक प्लेज दी थी कि इस कांड के पीछे जो भी हैं मैं सभी को एलिमिनेट कर दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे 200 आदमी भी मारने पड़े तो मैं मार दूंगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप सारी की सारी खत्म कर दी। आपका सवाल था कि उसमें लीडर को मारने की क्या जरूरत है। तो जो भी आपने गैंग खत्म करना होता है तो गैंगस्टर जो होता है, उसका जो बॉस होता है उसको मारा जाता है, ना कि उसके प्यादों को मारा जाता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्यादे जाके मार दिए। आप मुझे बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक भी लीडर, आप मुझे नाम बताइए कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो लीडर था उसको हमने मारा। आपने सिर्फ प्यादे मारे। मर्दानगी वो होती है कि जब आप लीडर को मारे। अगर आप इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम मुद्दे से भटक जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने किसको मारा, कौन उसके लीडर थे, उसके सारे विजुअल यहाँ पे दिखाएं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं बार बार कि ईरान के समर्थन में वहाँ पे चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में, तो ये सरकार नहीं कर रही, आवाम होती है, छोटे कहीं लोग होते हैं, कुछ गुट होते हैं, उनकी अपनी आसक्ति होती है लोगों से, तो उसके समर्थन में दिखते हैं। और हमारे यहाँ भारत की व्यवस्था ऐसी नहीं कि ऐसे लोगों को कुचल दिया जाए। और रही बात इजरायल के समर्थन की, तो भारत सरकार लगातार दोनों पक्षों से बातचीत करता है। भारत ने कभी भी न तो ईरान का भी समर्थन किया न तो ऐसे हमले का समर्थन किया। तो ये बिल्कुल, एक मिनट मैं ऐसा करता हूं, चूंकि अब सब हम लोग चर्चा करें तो बाकी लोग देखते रह जाएंगे, हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे। शिवकांत शर्मा साहब आप ही जवाब दे दीजिए इनको। मैं आपको ऐसा आऊंगा, समय मिलेगा तो आऊंगा आहूजा साहब, एक मिनट, चूंकि समय बहुत कम है। शिवकांत शर्मा साहब, आहूजा साहब ने सवाल उठाया, आप जवाब देंगे इनका? देखिए, भारत जो है वो किसी से दोस्ती है या किसी से वैर है उसके हिसाब से विदेश नीति नहीं चला सकता। सिद्धांत के ऊपर विदेश नीति चलेगी, दुनियावी सिद्धांत के ऊपर चलती, डंडे के ऊपर नहीं चलती। और ये जो झंडा उठाना नैतिकता का झंडा उठाने वाले को पहले अपनी नैतिकता देखनी चाहिए। दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बम का सिविलियंस पे इस्तेमाल किया है, वो है अमेरिका। और उसके बाद वो जो मतलब विभत्स दृश्य अमेरिका ने क्रिएट किया था नागासाकी और हिरोशिमा में, उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन बना था, जिसका उद्देश्य था कि अगर आप लड़ाई भी लड़ें तो मानव इंसान की तरह लड़ाई लड़ें, हैवान की तरह से लड़ाई न लड़ें, स्कूलों पे हमले न करें, अस्पतालों पे हमले न करें, जो है वो सिविलियन उपयोग की चीज़ों को न उड़ाएं। एग्जैक्टली उसका उल्टा ट्रंप साहब कर रहे थे ईरान में। तो ये सारा का सारा युद्धापराध है। ये मैंने नहीं बनाया है। जिनेवा कन्वेंशन बनाने में जो अग्रणी भूमिका है वो अमेरिका के ही नेताओं ने निभाई थी। अब या तो अमेरिका के नेता खुद गलत हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, या पूरी दुनिया को चढ़ा लें। तो ये सब बातें जो है ना कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, और एक हमास को लेकर के आपने रट लगा रखी। तो जेनोसाइड गजा में क्या हुआ था? क्या एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत भी होता है। आप किसी हमले का जवाब देते वक्त दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो निरपराध निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या ना हो, और दूसरा ये कि अगर आपके यहाँ 10, 20, 50 लोग मरे हैं तो पूरी की पूरी जनता, पूरा का पूरा देश नहीं उड़ा देते आप। आपने गजा में क्या हाल कर दिया। तो ये जेनोसाइड नहीं है। रुवांडा में जब जेनोसाइड हो रहा था तब आप कहाँ थे? आपने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो रही है। पाकिस्तान जो हर दूसरे दिन परमाणु बम की धमकी देता है, उसको पहला रिसर्च जो है न्यूक्लियर रिएक्टर किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था ना।
अमेरिका ने और इजराइल को न्यूक्लियर रिएक्टर किसने दिया? अमेरिका ने दिया, जिसकी वजह से ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहता है। तो ये सब चेन रिएक्शन है। तो नैतिकता के भाषण देने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी नैतिकता कहाँ है, आपके देश। आनंद आहूजा साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर बाकी 3 मेहमान उनके पास जाऊंगा। मैं पहले भी अनुराग साहब ने बहुत अच्छा उसका जवाब दे चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। चॉइस आपकी है, दुनिया के अंदर है कि आप परमाणु बम जो है यूएसए के हाथ में देखना चाहते हैं या ईरान के हाथ में पहली चीज आप ये भूल रहे हैं कि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनता है तो सबसे पहला उसका खतरा जो है वो इंडिया को है, कि इंडिया के सिर के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर पावर की बात आप लोग बार बार लाते क्यों हैं भाई साहब? ईरान ने कई बार कह दिया कि हम न्यूक्लियर पावर बनना ही नहीं चाहते हैं, उसको क्यों आप लोग बार बार लाते हैं? अनुराग सिंह साहब, लक्ष्य बात पूरी करने दीजिए। नहीं, आप बात इतनी लंबी करेंगे आनंद आहूजा से तो पूरा शो में आपके नाम नहीं कर सकता हूं ना मैं। हमारे पास बाकी पैनलिस्ट आपको सुनने के लिए बाकी पैनलिस्ट तो बैठे नहीं है, उनको भी अपनी बात करनी होगी। अनुराग सिंह साहब बोलिए, अनुराग सिंह बोलिए। अच्छा, एक मैं ब्रीफली 30 सेकंड बस। हाँ, देखिए, बिल्कुल 30 सेकंड। देखिए, वो ये नॉर्थ कोरिया ये वाला खेल पहले खेल चुका है। एनपीटी साइन किया 92 में, 91 में अराउंड, फिर उसने टाइम बाय किया, फिर इंस्पेक्शन अलाउ नहीं किए, फिर 94 में फिर से एग्जिट कर लिया। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट रेडी था अटैक करने के लिए नॉर्थ कोरिया पे, और फिर वो जिमी कार्टर आ गए, उनका तो शौक था ये अमेरिका के एंटी कुछ करते रहना। उन्होंने टाइम लॉस कर दिया, फिर बुश ने फिर से क्लोज आया 2002 में कि ही शुड अटैक, बट देन फिर से वो एनपीटी साइन कर लिया और लेकिन इंस्पेक्शन कराए नहीं। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोजन कर दिया। अब यूएस ये मिस्टेक दोबारा नॉर्थ कोरिया वाला गेम ईरान करना चाहता था। थॉमस मेहतू साहब 30 सेकंड आपके लिए। ये सब टाइम बाय करने की बात है, करेक्ट, राइट। और ऑनेस्टली मैंने आपको दूसरा जी See, लक्ष्मण जी, that is North Korea और ईरान में फर्क यही है कि when it comes to Iran, nuclear weapon in the hands of Iran is a threat to Israel. You have to understand that. That is the major reason. While North Korea, they have nuclear weapons, that is not a threat to Israel. Americans are more concerned about the threat from Iran. See, Lakshman ji, there is a point, we have not brought in any debate. I'll tell you something very interesting. ये ईरान का एक्चुअल न्यूक्लियर क्वेस्ट जो बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर है अब्दुल खदर, दैट इज पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो नेदरलैंड्स में था परवेज के साथ, और इन्होंने अमेरिकन CIA सपोर्ट किया था। सो एक्चुअली देखेगा तो इवन द नेदरलैंड प्राइम मिनिस्टर ने बोला CIA उनको ब्लॉक करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई किया था वो बंद करवा दिया। ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे रुकना पड़ेगा आपको चूंकि शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है। एक क्लोजिंग रिमार्क छोटा सा एम्बेसडर दयाल देना चाहें आप? देखिए, ये कहना कि इंडियन टीवी डिस्कशंस में अमेरिका के खिलाफ बात की जा रही है या ईरान के पक्ष में बात की जा रही है, ये ठीक नहीं है। हम जो है जब टीवी चैनल्स पे बात करते हैं, किसी साइड के सपोर्ट में बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम पीस के सपोर्ट। दरअसल इस पे अलग से डिबेट करेंगे। आनंद आहूजा साहब को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि उनको भी इस मुद्दे बोलने का ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन शो का समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।